एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सीए ने भी ये बताया नहीं होगा, बिकॉज ये है प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड ये सबको एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल टू फ्यू सिलेक्टेड पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट एंड स्ट्रगलिंग with the taxes. Hello and welcome to my video. My name is Yogesh Bhandari. I am a chartered accountant and more than 12 years into the profession. Today I am excited to let you know about a concept. Why is it that I am so excited? Let's address this question. I have been into the profession for 12 years and have active conversation about tax saving, tax planning and also represented our clients for various department matters like income tax, GST. Although I have been into active conversation about tax savings, I was introduced to this concept just last year, with the help of which my client saved 75 to 80 lakh rupees. Now imagine a situation where money was supposed to be thrown out in the name of taxes has been taken back into the organization. The strength the company could have gained out of this activity of taking the money back into the organization. Now if you are a business owner making profits and throwing away money in the name of taxes, this video can be a real value for you. Take out 10 to 15 minutes of your life and take the gold out of this video. Let's begin our video from here. तो अब ये कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. कोई भी क्लाइंट का ऑडिट करने से पहले हम उनका एडवांस टैक्स का प्रॉफिट एस्टिमेशन चेक करते हैं. तो जैसे जुलाई अगस्त में हम ऑडिट चालू करते हैं, तो उनका मार्च में हमने प्रॉफिट क्या एस्टिमेट किया था और उस पर टैक्सेस कितने थे. तो मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट के केस में 5 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेट किया था एंड उस पर टैक्स था 1.25 करोड़. अब जब मेरे पास बैलेंस शीट आ रहा है जुलाई में, ड्राफ्ट बैलेंस शीट, मैं देख रहा हूँ उनका प्रॉफिट है करीबन 2 करोड़, उस पर टैक्स आ रहा है 50 लाख रुपीज़. तो पहला ख्याल जो मन में आया, भाई क्लाइंट ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कुछ तो गलती लग रहा है. क्लाइंट ने या तो बोगस एक्सपेंस क्लेम कर दिया है या तो कुछ तो ऐसी बात कर दी है कि जिसकी वजह से प्रॉफिट्स 3 करोड़ से कम करके उस पर 2 करोड़ पे टैक्स भरा है. अब पहला ख्याल तो यही मन में आ रहा था कि क्लाइंट को बोल दूं कि भाई आपको ये प्रॉफिट पे टैक्स नहीं, आपको 5 करोड़ पे ही भरना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या एक्सपेंस क्लेम किया है चेक करना पड़ेगा. दूसरा, या तो मुझे ऑडिट छोड़ना पड़ेगा. तो कई चीज़ें चेक करने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि ये गलती नहीं है, ये एक्चुअली एक कहानी है 3 करोड़ के एक्सपेंस की जो एक्चुअली खर्चा नहीं हुआ. तो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड. बिफोर दैट अबाउट माई सेल्फ, 12 साल से प्रैक्टिस में ऑडिट करता हूँ. ये साल मुझे 3 करोड़ का मिस्ट्री एक्सपेंस मिला है, तो मैंने अपने टीम को बुला दिया है, असेंबल टीम इन द एवेंजर्स स्टाइल. सो हमें 3 करोड़ का एक्सपेंस मिला है. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में हेड है, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट दिस और नॉट अर्लियर. दिस वाज समथिंग जो मैंने पहली बार देखा था, और 3 करोड़ का सामने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा गया था जिसके नाम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस बोला गया. पहला रिएक्शन तो भाई ऐसा ही आया कि कुछ तो गड़बड़ है. अब ये रिएक्शन क्यों आया? सबसे पहले क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम पे इन्होंने इंश्योरेंस किसके पर निकाला था? जो डायरेक्टर्स है, जो CFO है. तो 2 डायरेक्टर्स और CFO, इन तीनों के नाम पे इन्होंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस निकाला जिसका वैल्यू है 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ ईच. तो ये सब देखने के बाद मन में बहुत टेंशन आया और 4 सवाल. तो पहला सवाल है कि क्या ये खर्चा लीगली अलाउेबल है? तो जनरली कैसे होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट पे टैक्स भरा जाता है. जो एक्सपेंस कंपोनेंट है ना, जो लेस हो रहा है सेल्स में और प्रॉफिट डिराइव हो रहा है, ये डिपेंड करता है इनकम टैक्स अलाउ करेगा कि डिसअलाउ करेगा. अलाउंस में क्या होता है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. जैसे मेरे क्लाइंट के केस में 3 करोड़ का अगर एक्सपेंस अलाउ होगा तो प्रॉफिट कम होकर टैक्सेस कम होंगे. लेकिन डिसअलाउ हो गया तो ये 3 करोड़ के एक्सपेंसेस डिसअलाउ होकर प्रॉफिट बैक टू 5 करोड़ एंड 1.25 करोड़ का टैक्स हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था. हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया, 2 हफ्ते लगा दिए. उसके बाद समझ में आया कि भाई ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, ये बिजनेस अलाउेबल एक्सपेंस है अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये आंसर मिला. अब दूसरा क्वेश्चन आया, क्या एम्प्लॉय के हाथ में ये इनकम बन जाता है? क्योंकि मेरा लॉजिक हमेशा से यही रहा है, एक जन का एक्सपेंस दूसरे का इनकम बनता है. लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ आई पे सैलरीज टू माय एम्प्लॉय, तो मेरा एक्सपेंस बनेगा सैलरी, बट एम्प्लॉयज का एक्सपेंस, एम्प्लॉयज का इनकम जो है वो सैलरीज बन जाएगा. तो एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम बनता है. प्रोफेशनल फीस का भी यही है कि अगर मैं किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस जिसको मिल रहा है उसका इनकम, और ये इमीडिएटली सेम साल में हो रहा है. तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने इंश्योरेंस निकाला तो कंपनी के लिए एक्सपेंस बन गया. तो मेरा लॉजिक यही था, तो ये पर्टिकुलर सेम ईयर में एम्प्लॉय के लिए भी इनकम बन जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. हम आगे समझते हैं
ये जो इनकम है ये बाद में इनकम बनता है। कैसे, ये आगे समझते हैं। तो ये तो समझने आ गया कि एम्प्लॉय का इनकम बनेगा, लेकिन ये इमीडिएट ईयर में नहीं। तीसरा क्वेश्चन है टैक्सेशन कब होगा और किसके ऊपर होगा। टैक्सेशन वो एन्यूटीज़ पे होगा जो उसको रेगुलरली ईयर ऑन ईयर मिलता जाएगा, और किसके ऊपर होगा, वही एन्यूटी अमाउंट पर होगा। तो इसको मैं इलाबोरेट करता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में 1 करोड़ का प्रीमियम पे किया, उसमें कंडीशनल असाइनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान, तो 1 ईयर का कंडीशन लगा दिया, और उसके बाद जो भी बेनिफिट है वो पर्टिकुलर पॉलिसी का, दैट विल देन असाइन टू एम्प्लॉइज। तो एक कंडीशनल असाइनमेंट होना ज़रूरी है, जैसे इन दिस केस 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। उसके बाद ये असाइन हो रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर मेरे जो डायरेक्टर्स है या CFOs है उनको 6 लाख रुपीज़ ईयर ऑन ईयर मिलता जाएगा जब तक ये पॉलिसी एक्टिव रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो 6 लाख उनको एन्यूटीज मिलती जा रही है, ये पर्टिकुलर अमाउंट में ही टैक्स लगाया जाएगा, और वही साल में लगाया जाएगा जिस पर्टिकुलर ईयर में इनको मिलता जा रहा है। सो दिस इज हाउ द होल बेनिफिट इज प्रीमियम पेड, कंडीशनल असाइनमेंट, एन्यूटी बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, एंड टैक्सेशन अकॉर्डिंगली ऑन दोज एन्यूटीज। चौथा क्वेश्चन जो आया, टैक्सेशन रेट कितना होगा। टैक्सेशन रेट डिपेंड करता है डायरेक्टली एम्प्लॉय कौन से सैलरी स्लैब में है। तो इफ़ दे आर इनटू अ सैलरी स्लैब ऑफ 30%, तो उनको 30% टैक्स लगेगा। इन माय केस एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स है, तो सीनियर सिटीजन होने के वजह से उनके एक्टिव इनकम ग्रेजुअली कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उनके स्लैब्स जो है वो दे विल फॉल इनटू लोअर स्लैब्स लाइक 5%, 10%, तो उनके टैक्सेशन रेट भी उस हिसाब से कम हो जाएंगे। तो टैक्सेशन रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कौन से सैलरी स्लैब में है। अब इतना सारा हमने रिसर्च किया, इसके लिए हमने काफ़ी CBDT सर्कुलर्स देख लिए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस देख लिए, 1965 के केस लॉ से लेके 2025 के केस लॉस भी देखे, और टीम के साथ बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करीबन 2-3 हफ्ते तक। और ये सारी चीज़ करने के बाद मुझे जवाब मिला कि ये पर्टिकुलर प्लान है, इसके मेजर 3 बेनिफिट हैं। ये 3 काम करता है। पहला, टैक्सेशन बेनिफिट जो मैंने बताया कि ये डायरेक्टली मेरे क्लाइंट ने 75 से 80 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट किया है। अब ये किया कैसे, थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। जैसे उन्होंने प्रीमियम पे किया विच इज़ अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंस, तो उनके टैक्सेबल प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए फ्रॉम 5 करोड़ टू 2 करोड़। अब उनके टैक्स रेट्स क्योंकि 25 से 26% के रेंज में थे, तो 75 से 80 लाख का टैक्स वहीं बच गया। दूसरा बेनिफिट, कॉर्पस बिल्ड हो गया, क्योंकि ये कोई टर्म प्लान नहीं है तो इसको पे किया और वो अमाउंट ही खत्म हो गया, इवेपोरेट। ऐसा नहीं है, ये पे किया प्रीमियम, और प्रीमियम पे करने के बाद जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, वो रिटर्न्स भी अक्रू होते जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जस्ट इमेजिन अगर कंपनी ये चीज़ स्पेंड नहीं करती इन द नेम ऑफ प्रीमियम, तो कंपनी क्या होता, उनको प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता, और जो 1 करोड़ है वो एक्चुअली 75 लाख से मिलता है इंडिविजुअली। तो ये जो 75 लाख से फिर इन्वेस्ट करते तो 75 लाख पे रिटर्न आता। इन दिस पर्टिकुलर केस 1 करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड, तो इनको जो रिटर्न आ रहा है वो 1 करोड़ पे आ रहा है। तो जो अल्फा है दोनों का, मतलब वो 25 लाख ऑलरेडी उनका कॉर्पस बिल्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कॉर्पस भी बड़ा हो गया, टैक्सेशन बेनिफिट कंपनी को मिल गई, एम्प्लॉय के लिए कॉर्पस बिल्ड हो गया। एंड लास्ट थर्ड बेनिफिट इज इंश्योरेंस। अगर मान लो एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो एम्प्लॉय की फैमिली जो है वो कवर्ड है, उनको इंश्योरेंस मिलती है। इन दिस केस ऑल्सो एवरी पर्सन जिनको पॉलिसीज असाइन हुई है, उन्होंने नॉमिनीज असाइन किए हैं हर एक पॉलिसी में अपने फैमिली से कोई। सो एम्प्लॉयज़ के फैमिली आर कवर्ड। अब इसी दौरान एक कन्फ्यूजन भी आया कि क्या ये पॉलिसी कीमैन पॉलिसी है, क्योंकि कीमैन पॉलिसी का एक स्पेसिफिक नेचर है कि इसमें बेनिफिशियरी जो है वो कंपनी होती है। यानी कोई एम्प्लॉय का अगर कंपनी ने इंश्योरेंस लिया है और एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए जो सम इंश्योरेंस अमाउंट है वो कंपनी को मिलेगा और कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में बेनिफिशियरी जो है दैट इज़ एम्प्लॉय और उसके फैमिली बेनिफिशियरी है। इसमें जो सम इंश्योरेंस भी मिलता है वो डायरेक्टली उनके फैमिलीज को मिलता है, पॉलिसी भी एम्प्लॉय के लिए ली जाती है। सो दैट्स हाउ द होल स्ट्रक्चरिंग हैपेंस। इन फर्स्ट केस कंपनी इज द बेनिफिशियरी, दैट इज कीमैन इंश्योरेंस। इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड उसके फैमिलीज आर बेनिफिशियरी इन केस एनीथिंग हैपेंस टू एम्प्लॉयज। अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि 12 साल की प्रैक्टिस के बाद जब मैं कि टैक्स सेविंग टैक्स प्लानिंग की रेगुलर डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे अब पता चल रहा है इस चीज़ के बारे में। एंड आई थॉट दिस हैज़ अ मल्टीफोल्ड बेनिफिट। अभी मैंने 3 चीज़ें तो बता दी, इसके अलावा HR लॉयल्टी हो जाती है, बिजनेस स्टेबिलिटी मिलती है,
तो कई सारे बेनिफिट है, मेरे हिसाब से 3 मेजर बेनिफिट थे। तो ये सारे बेनिफिट्स मुझे अब पता चल रहे हैं 12 सालों के बाद। सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली टू यू एंड लेटिंग यू नो दैट देयर इज समथिंग that exists in the market which could help you save your taxes, help build your own net worth, being a director or CFO or any other regular employee having if you're a key employee in the organization. So मुझे ऐसा लगा कि ये important है, तो why not speak about it and let you know in case you have similar issue of paying or throwing away money in the name of taxes. You can actually build a corpus, pre-tax corpus, not post-tax corpus. सो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सीए ने भी ये बताया नहीं होगा, बिकॉज ये है प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड ये सबको एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल टू फ्यू सिलेक्टेड पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट एंड स्ट्रगलिंग विथ द टैक्सेस. एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट जुगाड़, दिस इज एक्चुअली अ लीगल लेजिटिमेट वे ऑफ सेविंग मनी, क्रिएटिंग कॉर्पस, दैट टू अ प्री टैक्स कॉर्पस, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजंस है, सीबीडीटी सर्कुलर्स है, केस लॉस बैक फ्रॉम 1965 टू 2025 के हमने रेफर किए, और क्लीन स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए क्या है, आप एलिजिबिलिटी के लिए क्या है इस चीज़ में. तो एलिजिबल होने के लिए यू शुड आइदर हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप. इसमें मिनिमम आपके पास 5 सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए. सैलरीड एम्प्लॉय कैन बी डायरेक्टर्स ऑल्सो. रेगुलर सैलरीज उनके पे होने चाहिए. एम्प्लॉय का एज जो है वो 18 से 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और सीरियस बिजनेस होना चाहिए, साइड हसल नहीं होना चाहिए. सो अभी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए. नाउ इफ एज अ बिजनेस ओनर यू थिंक दैट यू नीड टू इम्प्रोवाइज योर रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर और यू वांट टू लर्न मोर अबाउट प्लान, इम्प्लीमेंट दिस, यू वांट सम कंसल्टेंट, if you have problems related to throwing away money in the name of taxes, fill out the form given in the description below. My team will get in touch with you and help you in order to explain you the whole concept entirely if you want to learn more about it, help you in implementation if at all you want to get these things implemented, and help you save taxes if at all there are any options for saving the taxes. Ladies and gentlemen, my name is Yogesh Bhandari, your awareness partner. Until my next video, bye.